नमस्कार, मैं हूं अनिलेश कुमार। आप देख रहे हैं जी पुरवैया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से करीब 2758 किलोमीटर दूर योग केंद्र का उद्घाटन कर रहे हैं और देश में उनकी ही पार्टी के नेता विवादासन करने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं नंद कुमार सिंह चौहान। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को व्यापम घोटाले पर कोई अफसोस नहीं है। याद रखिए कि इस घोटाले से किसी न किसी तरीके से जुड़े 40 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। चलिए मान लीजिए कि इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से पाक साफ है, फिर भी क्या 40 लोगों की मौत के लिए सरकार को कोई अफसोस नहीं होना चाहिए? वैसे मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का आप चाहें तो धन्यवाद कर सकते हैं। उन्होंने अनजाने में ही सही राजनीति से उम्मीद रखने वालों को जवाब दिया है। इसलिए इस मामले में अगर आगे भी किसी की मौत हो जाए, जिसकी आशंका जताई जा रही है, तो आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मध्य प्रदेश सरकार इस मामले में बहुत संवेदनशील है। उनकी संवेदनशीलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि घोटाले को उजागर करने वाले जिस पत्रकार को सुरक्षा दी गई है, उसके साथ एक सुरक्षाकर्मी सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक रहता है। मतलब किसी को अगर उस पत्रकार की जान लेनी है तो अपराधी के हमले करने का टाइम भी पहले से सोच लिया गया है। सही कहती है बीजेपी कि उसने मध्य प्रदेश का विकास कर दिया है। इतना विकास तो वाकई किसी ने नहीं किया होगा, जहां अपराधी किसी की हत्या या किसी पर हमला करने के लिए ऑफिस की तरह सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे का समय निकालेंगे। नंद कुमार चौहान ने यह भी कहा कि शिवराज सिंह गंगा जल की तरह पवित्र हैं। अब देखिए, बीजेपी भी वही कह रही है जो कांग्रेस मनमोहन सिंह के लिए कहा करती थी, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी, प्रधानमंत्री की ईमानदारी पर सवाल नहीं उठ सकते। अब कांग्रेस वही सवाल पूछ रही है जो बीजेपी पहले पूछ रही थी। इधर बिहार आ जाइए। लालू यादव और नीतीश कुमार पूछ रहे हैं कि जाति आधारित डिटेल सरकार सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है। ये समझना बहुत ही मुश्किल है कि इसका सीधे तौर पर विकास से क्या लेना देना है। किसी भी आर्थिक स्थिति या किसी भी जगह की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उसकी जाति की जानकारी क्यों आवश्यक है। और याद रखिए, मामला आवश्यक नहीं, अति आवश्यक बताया जा रहा है। जैसे जाति बताते के साथ ही देश अचानक अमेरिका बन जाएगा। ये तो वैसे ही है जैसे अगर आपको प्यास लगी है, आप पानी खरीदने जाते हैं तो पानी बेचने वाला कहता है कि पहले वोटर आईडी दिखाइए, फिर हम आपको पानी देंगे। आश्चर्य भी है। बाकी सब कुछ खुलकर बोलने वाले मोदी देखिए इस मुद्दे पर चुपके से एक ट्वीट भी नहीं कर पा रहे। तो बस कुछ ऐसी खबरों का डीएनए टेस्ट करेंगे। डीएनए की शुरुआत कर रहे हैं उस खबर से जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग हो रही है। बिहार में मोर्चा खोल दिया गया है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने मांग की है, और मांग की है जो स्थिति है वो जनता के सामने स्पष्ट हो, ये मांग है उनकी। हम आज इस मांग और अब तक की स्थिति का डीएनए टेस्ट करेंगे। उससे पहले एक बार तस्वीर देख लीजिए कि आरजेडी ने आज जब इसकी मांग की थी, सड़क पर उतरी थी पार्टी, तो नजारा क्या था। ये मामूली बात है। ये सब गरीब का हक मारा है बीजेपी वाला, और सब दबाया है। सब गांधी जी का हत्यारा किया है, सब इसी तरह का है, दरकिनारा कर देंगे। क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं जनगणना को, जनगणना रिपोर्ट लाओ, काहे नहीं लाए। 2011 में संसद में निर्णय हुआ था कि देश में जातिगत जनगणना होगी। बाद में इस जनगणना के साथ हर परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति की स्टडी को भी रखा गया। ये आप भी समझते हैं कि देश के लिए जरूरी है कि आर्थिक और सामाजिक स्थिति का ज्ञान हो, पता चल सके कि क्या स्थिति है हमारे आपकी बीच जो लोग रह रहे हैं उनकी। सरकार ने 17 करोड़ 91 लाख ग्रामीण परिवारों और 6 करोड़ 48 लाख शहरी परिवारों सहित कुल 24 करोड़ 39 लाख परिवारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के आंकड़े जारी कर दिए। लेकिन केंद्र सरकार एक बार फिर से देखिए जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने से पीछे हट गई। केंद्र सरकार ने आंशिक रिपोर्ट जारी की, लेकिन जाति आधारित आंकड़े जारी नहीं किए गए। अब इस मामले में नीतीश कुमार भी कूद चुके हैं। इससे पहले कि आगे और डिटेल में इस विषय पर बातचीत करें आपसे, नीतीश कुमार ने क्या कहा वो सुनाएंगे। हमने मांग की है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मांग की है और बार बार मांग की है, और फिर मैं अपनी मांग को दोहरा रहा हूँ। प्रतिदिन मैं दोहराता हूँ कि ये आंकड़े जारी किए जाने चाहिए। भाई सड़क पर उतरे या नहीं उतरे वह तो एक तरीका है, अपनी मांग पर जोर डालने का वह एक तरीका है। तो वो तरीका कोई ज़रूरी नहीं है कि और पार्टियां भी अपना लें, लेकिन ये बात तो धीरे धीरे फैल रही है। इसको चाहे जितना दबाने की कोशिश करें, लेकिन इस बात को रोका नहीं जा सकता है।
हालांकि देश में किस जाति की कितनी संख्या है और हर जाति की आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, ये सार्वजनिक होना चाहिए था। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। इस मामले में सरकार की ओर से क्या कहा गया, ये कहा गया कि जाति आधारित आंकड़े दूसरा मंत्रालय जारी करता है या करेगा, लेकिन कब होगा इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बयान दिया कि जनगणना का काम रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया देख रहे हैं, इसलिए ये आंकड़े वही जारी करेंगे, वही तय करेंगे कि उन्हें कब जारी करना है, किस परिस्थिति में जारी करना है। अहम बात यह है कि 1932 के बाद पहली बार क्षेत्र, समुदाय, जाति, आय वर्ग पर आधारित जनगणना की स्थिति हमारे आपके सामने आई है। यह माना जा रहा है कि जाति आधारित रिपोर्ट की मांग नहीं हो सकती है, पर आप जानते हैं कि बिहार में चुनाव होने हैं तो फिर इस मुद्दे को कोई हाथ से जाने भी नहीं देगा। कोई जाने देगा ऐसा सोचना बिल्कुल गलत होगा। यह भी कहा जा रहा है कि अगर केंद्र सरकार ऐसा कुछ करती है, यानी जाति के आधार पर जो आंकड़े आए हैं उन्हें सार्वजनिक करती है, तो जाति आधारित राजनीति की बयार बहने लगेगी और ऐसा हुआ तो बिहार चुनाव पर इसका प्रभाव भी पड़ सकता है। आरक्षण को लेकर देखिए, अब आरक्षण को लेकर भी राजनीति गरमाने लग सकती है। कहा यह जा रहा है कि कई जातियों को पिछड़े और एससी सूची में शामिल करने को लेकर भ्रम के चलते इस सूची को अब तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। पिछड़े वर्ग की कुछ जातियों का दावा है कि उनकी संख्या बढ़ी या बढ़ती है अगर इस आंकड़े के आधार पर, नए आंकड़ों के आधार पर, तो रिजर्वेशन में उनका अनुपात जो रेशियो है वो भी बढ़ाया जाना चाहिए। अब सरकार इन सभी समस्याओं से बचना चाहती है। हालांकि सरकार का कहना है कि इसे बिहार चुनाव से नहीं जोड़कर देखना चाहिए, मतलब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। आजाद भारत की पहली सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना में खुलासा हुआ है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 4.6% परिवार आयकर देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, और उन परिवारों में से मात्र 10% ऐसे हैं जो वेतनभोगी हैं। मात्र 3.49% अनुसूचित जाति परिवार आयकर देते हैं और अनुसूचित जनजाति के मामले में यह आंकड़ा और घट जाता है, 3.49 पर आ जाता है। जनगणना के इन आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण और शहरी दोनों मिलाकर देश में कुल 24 करोड़ 39 लाख परिवार हैं, जिनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 17 करोड़ 91 लाख परिवार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 1.11% परिवार सरकारी कंपनियों में कार्यरत हैं, सिर्फ 1%, जबकि निजी क्षेत्र में 3.57% परिवार लगे हुए हैं। देश के सभी 640 जिलों में हुई जनगणना के बाद ये बात सामने आई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यानी गांव के इलाकों में जो परिवार रहते हैं 17 करोड़ 90 लाख परिवार, इनमें से 75% में अधिकांश का अधिकतम वेतन 5,000 से कम है। 40% परिवार भूमिहीन हैं, जमीन नहीं है और मजदूरी करते हैं। ये आंकड़े केंद्र के अलावा राज्य सरकारों के लिए भी बहुत ही अहम है और इससे भारत की सही तस्वीर हमारे आपके सामने आती है या आएगी। इस जनगणना में गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग के लोगों की गणना के लिए नए मापदंड भी अपनाए गए। आर्थिक आधार पर कौन लोग पिछड़े हैं उसका पता भी लगाया गया है। इन आंकड़ों से न केवल केंद्र बल्कि राज्य सरकार को भी आगे योजनाएं बनाने में आसानी होगी, पता चल पाएगा कि भाई सरकार किसके लिए क्या काम करे। लेकिन आपको बताना जरूरी है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में यानी कांग्रेस की जब सरकार थी 2011 में, तो इसकी चर्चा हुई थी और इसे लेकर काफी राजनीतिक विवाद भी हुआ था। तत्कालीन सरकार समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के ओबीसी नेताओं ने एसईसीसी में यानी ये जो जनगणना हुई है उसमें जातिगत गणना 1932 की तर्ज पर करने की वकालत की थी। सपा के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, आरजेडी के लालू प्रसाद यादव और जेडीयू के शरद यादव ने संसद के भीतर और बाहर जोरदार तरीके से इस मुद्दे को उठाने का काम किया था। उनका कहना था कि इसे जाति के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि पिछड़े वर्ग से जुड़े जो लोग हैं उनकी संख्या का पता चल सके लोगों को कि उनके हालात इस देश में क्या है। यूपीए मंत्रिमंडल में इस पर काफी मतभेद की स्थिति भी थी। खैर, अभी जो मामला हमारे आपके सामने है उसमें एससी और एसटी जातियों का ब्यौरा इसमें जरूर दिया गया है, लेकिन पिछड़े वर्ग की जातियों का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसी को लेकर हंगामा है। विपक्ष का कहना है कि जाति आधारित जनगणना को सार्वजनिक नहीं करने का मतलब यही है कि सरकार यानी केंद्र सरकार सच्चाई सामने नहीं लाना चाहती है। सवाल है कि सरकार जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने से क्यों डर रही है। माना यह भी जा रहा है कि आंकड़े सामने आने से सत्ता में बैठे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। समाज का जो उपेक्षित तबका है, मान लीजिए पता चलता है कि किसी की जाति कमजोर है तो उस जाति के लोग सड़क पर उतरेंगे, अपने अधिकारों की मांग करेंगे और ज्यादा अधिकारों की मांग करेंगे। इसलिए सत्ता पक्ष के लोग इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहते। लेकिन यह भी सच है कि जातिगत आंकड़ों से समाज के बंटने के आरोप में कोई दम नहीं है, जो आरोप विपक्ष लगा रहा है। जब धर्म के आधार पर गणना हो ही रही है
तो जाति के आंकड़े पब्लिश करने में या पब्लिक करने में क्या समस्या? हम आप जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम परिवारों की संख्या क्या है। अब हिंदुओं के अंतर्गत जो जाति है और मुसलमानों के अंतर्गत जो जाति है वो हमें पता चल जाए तो इससे समाज कैसे टूट जाएगा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। फिर भी अभी भी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की आंशिक तौर पर गिनती हो रही है। जातिगत आंकड़े सामने आ गए हैं तो उन्हें सार्वजनिक कर दिया जाना चाहिए, पता भी चले कि समाज में किस तबके के लोग कितने हैं, उनके हालात कैसे हैं। लेकिन अगर ये आंकड़े सामने नहीं आते हैं तो देश के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा है, ये मानना थोड़ा मुश्किल है। एक बहुत ही छोटा सा विराम, लौट रहे हैं। झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में सरकार किसी भी दल की रही हो, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना उनकी प्राथमिकता है या नहीं है, इसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे। रघुवर सरकार के 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था में कुछ खास सुधार की स्थिति नहीं है। बात पाकुड़ जिला की करें तो 137 में से लगभग 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठीक से काम कर रहे हैं, बाकी के 37 ताला लटका हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों को दिक्कतें हो रही है। देखिए, रघुवर सरकार से लोगों को काफी उम्मीदें थी कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होगा, लेकिन पाकुड़ जिले की ये तस्वीरें यहां की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। जिले में 137 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से 37 बंद है, क्योंकि यहां डॉक्टर और नर्स नहीं है। स्वास्थ्य केंद्रों पर ताला लटके रहने से लोग परेशान हैं। ये तो लगभग 2 साल हो गया, यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। और हम लोग इतना कष्ट जो होता है कि हम लोग को पेशेंट होने यहाँ कोई तबीयत खराब हो जाता है, जाने पड़ता है बंगाल। और बंगाल जाके हम लोग जाने का कोई सुविधा है नहीं, और न डॉक्टर का ठिकाना है यहाँ पर, न कोई नर्स का ठिकाना है। पाकुड़ जिले के पाकुड़िया प्रखंड में हालात और भी खराब है। यहाँ 23 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में से 4 केंद्र पर हमेशा ताला लटका रहता है। 1,10,000 की आबादी पर यहाँ मात्र 5 डॉक्टर हैं, यानी लगभग 22,000 लोगों पर 1 डॉक्टर। यही नहीं, यहाँ मेडिकल स्टाफ की भी घोर कमी है। इसमें से अभी भी 4 जगह हमारे पास कोई एनएम नहीं है, मजबूरन वो उपकेंद्र बंद रहता है। हालांकि रूटीन इम्यूनाइजेशन वगैरह जो बहुत ही राष्ट्रीय कार्यक्रम बहुत ही ज़रूरी है, वहाँ पर किसी तरह हम लोग दूसरे क्षेत्र के दूसरे उपकेंद्र के एनएम से काम ले रहे हैं, काम चल रहा है। और कोई एनएम अगर सिंगल एनएम चूँकि पोस्टिंग है, अगर मातृत्व अवकाश में चली गई या सीएल में चली गई तो फिर वहाँ का काम बाधित होता है। झारखंड सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लाख दावे करे, लेकिन हकीकत आपके सामने है। अब सवाल ये है कि आखिर और कितने दिन स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने में लगेंगे। सोहन प्रमाणिक, जी मीडिया, पाकुड़। 15.5 साल में झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार नहीं सकी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार झारखंड में 18,000 जनसंख्या पर मात्र 1 सरकारी डॉक्टर है, जबकि 3500 की जनसंख्या पर 1 डॉक्टर होना चाहिए। एनआरएचएम के मापदंड के अनुसार राज्य की स्थिति क्या है वो भी देखिए। 7500 की जगह मात्र 2700 चिकित्सक कार्यरत हैं। राज्य में 6,708 प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्रों की जगह सिर्फ 3,947 सेंटर ही उपलब्ध हैं। इनमें से भी कई ऐसे हैं जो सुचारू रूप से नहीं चलते हैं। झारखंड में अभी भी देखिए, अभी और 1005 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की आवश्यकता है। राज्य में 380 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की जगह 194 ही उपलब्ध हैं। 24 जिला अस्पतालों की जगह मात्र 21 उपलब्ध हैं। 3 नर्सिंग कॉलेज की जरूरत है, लेकिन फिलहाल 1 से ही काम चल रहा है। यानी राज्य में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण 1000 में 73 बच्चे जन्म लेते समय मौत की गाल में समा जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 11% बच्चों का जन्म ही अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में होता है। 75 से 90% तक बच्चों को खसरा, पोलियो, बीसीजी, डीपीटी जैसे जीवन रक्षक टीकों का संपूर्ण खुराक नसीब नहीं हो पाता। ये आंकड़े शर्मसार करते हैं, क्योंकि केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर पानी की तरफ पैसे भी बहा रही है, लेकिन उसके बावजूद हालात में संतोषजनक सुधार की स्थिति
नहीं है। बहुत ही छोटा सा विराम, कहीं मत जाइए। और डीएनए में अब बात करेंगे आज के इतिहास की। 13 जुलाई 1772 को कैप्टन जेम्स कुक ने दक्षिणी सागर की दूसरी यात्रा शुरू की थी। कैप्टन जेम्स कुक इंग्लैंड की यॉर्कशायर काउंटी के एक गांव ग्रेट अटन के मूल निवासी थे। जेम्स कुक ने अपने जीवन में 3,22,000 किलोमीटर की समुद्री यात्रा की। 13 जुलाई 1803 को राजा राम मोहन रॉय और अलेक्जेंडर डफ ने बंगाल में जागरूकता के सूत्रधार स्कॉटिश चर्च कॉलेज की कोलकाता में स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। 13 जुलाई 1887 को स्कॉटलैंड में दूसरा रेल पुल शुरू हुआ, जिसका प्रयोग आज भी जारी है। 13 जुलाई 1882 को ही रूस में चेरनी के पास हुई रेल दुर्घटना में 200 लोगों की मौत हो गई थी। 13 जुलाई 1905 को कोलकाता के साप्ताहिक समाचार पत्र संजीवनी ने ब्रिटिश उत्पादों के बहिष्कार का सबसे पहले सुझाव दिया था। 13 जुलाई 1908 को लंदन में चौथा ओलंपिक खेल शुरू हुआ था और इसके बाद 1948 और 2012 में लंदन में सफलतापूर्वक ओलंपिक का आयोजन हो चुका है। 13 जुलाई 1929 को क्रांतिकारी जतिंद्र नाथ ने अपनी ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की। 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद लाहौर जेल में जतिंद्र नाथ की मृत्यु हो गई। 13 जुलाई 2011 को भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई तिहरे बम धमाकों से दहल उठी। इन धमाकों में 26 लोगों की मौत हो गई थी और 130 लोग घायल हो गए थे। तो आज डीएनए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।